नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टेट मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट प्राथमिक स्तर में मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। ABC का मध्य बिंदु DEF है। ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को यदि मिलाया जाता है तो जो त्रिभुज बनते हैं वह सर्वांगसम होते हैं और उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। और कितने त्रिभुज बनते हैं? 4 त्रिभुज बनते हैं यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये 4 त्रिभुज बने हुए हैं, ये सभी आपस में सर्वांगसम हैं और क्षेत्रफल इनका बराबर है। यदि इनका तुलना किया जाए बड़े त्रिभुज से दोस्तों, जैसे कि DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये त्रिभुज ABC के 1/4 के बराबर होगा। यहाँ त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 ABC का क्षेत्रफल। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो तो इनमें संबंध क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, समांतर माध्य जो होता है वह ज्यामितीय माध्य से बड़ा होता है और ज्यामितीय माध्य जो होता है वह हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। सबसे बड़ा आपका समांतर माध्य, इससे छोटा आपका ज्यामितीय माध्य और इससे छोटा हरात्मक माध्य होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले समांतर माध्य सबसे बड़ा है, उससे छोटा है ज्यामितीय माध्य और इससे छोटा है हरात्मक माध्य। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए, व्युत्क्रमों का अंतर, इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपको बताया गया है। व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या होगा? अंतर बटा गुणनफल। ठीक है, अंतर बटा गुणनफल। इसी पर जो है मान रख देना है। अंतर क्या है? 5 है, 5 लिखेंगे। गुणनफल 36 है, 36 लिखेंगे। यही आपका आंसर है दोस्तों। 5/36 किस में है? तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, हरिश्चंद्र। यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से मिलाते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है। देखिए दोस्तों, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है तो क्या करेंगे? चौड़ाई हम मान लेंगे x। चौड़ाई बराबर x है तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर दिया है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 660, लिखेंगे 660 बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 660 बराबर हो जाएगा 2 लंबाई क्या है? x है, 2x है, 2x लिखेंगे, प्लस चौड़ाई x है, x लिखेंगे, गुणे ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 11 मीटर दिया है प्रश्न में, 11 लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। 2x में x जुड़ेगा 3x हो जाएगा, 3x का 2 में गुणा हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो 6x इधर लिख लेते हैं 75 करके और 660 इधर कर देते हैं और यहाँ गुणा 11 है, नीचे भाग हो जाएगा इसके। ठीक है, 11 छक्का 66, 60 आ गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 का 60 में भाग जाएगा, 6 धाम 60। x का मान दोस्तों 10 आ गया तो लंबाई चौड़ाई क्या हुआ? चौड़ाई दोस्तों आपका 10 हो गया और लंबाई क्या हुआ? 10 का 2 में गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, छत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 का 20 में गुणा कर देंगे, 20 दाम 200 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 200 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है।
तो ध्यान से आप लोग प्रश्न देखते चलिए और अपने आंसर को मिलाते हुए चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 10 की घात 3x बराबर 125 हो तो 10 की घात माइनस 2x का मान क्या है? 10 की घात 3x को क्या लिखेंगे? 10 की घात x गुणे 10 की घात x गुणे 10 की घात x लिख सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं दोस्तों, तो 10 की घात ये 3x है, 10 की घात 3x का मान इसे लिख सकते हैं, ठीक है, 3 बार बराबर 125 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25 पंचे 125। ये 10 की घात x का मान 5 है और ये भी 10 की घात x का मान 5 है, ये भी 10 की घात x का मान 5 है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है 10 की घात माइनस 2x। घात माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे लिखेंगे 1/10 की घात 2x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/10 की घात 2x को 1/10 की घात x गुणे 10 की घात x लिख सकते हैं और जोड़ेंगे तो 10 की घात 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की घात 2x को 10 की घात x गुणे 10 की घात x लिख सकते हैं। बराबर लिखेंगे 1/10 की घात x का मान क्या है? 10 की घात x का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे। 2 बार 10 की घात x है तो 2 बार 5 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 5 पचम 25। 1/25 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। 1/25 आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। देखिए दोस्तों, सूत्र होता है एक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इसी सूत्र पे लगेगा। भाज्य यहाँ पर क्या है? भाज्य है दोस्तों 16,075, 16,075 लिखेंगे। भाजक क्या है दोस्तों? भाजक आपको ज्ञात करना है तो भाजक के स्थान पे हम मान लेंगे x है, ठीक है, गुणे भागफल, भागफल क्या है दोस्तों? 167 है, 167 लिखेंगे, प्लस शेषफल 43 है, 43 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, x का 167 में गुणा करेंगे तो 167 x हो जाएगा और बराबर ये पक्षांतर होके इधर आ जाएगा 16,075 और ये प्लस जो 43 है ये इधर आके माइनस 43 हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 167 x बराबर क्या हो जाएगा? इसमें माइनस करिए, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 16,032 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा? 16,032 में दोस्तों 167 का भाग कर देंगे, तो भाग करिए कितनी बार जाएगा? 96 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं में अभाज्यों की संख्या कुल 15 होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15 अभाज्य संख्या होती है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए और अपने आंसर को मिलान करते चलिए। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल विकल्प से जल्दी से लग जाते हैं, तो विकल्प से सॉल्व करते हैं। पहले पहला विकल्प लेते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या 14 है, छोटी संख्या 5 है, तो बड़ी संख्या का दुगुना करेंगे, 14 गुणे 2 करेंगे, 14 दूनी 28। दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या 5 है, इसका 5 गुना करेंगे, 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो 5 गुना से 3 जोड़ देंगे, 5 पचम 25, 3 28। तो बिल्कुल सही है, पहला नियम तो इसमें फॉलो कर रहा है, 28 दोनों बराबर है। चलिए आगे क्या कहता है? बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या 14 का 4 गुना करेंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा, ठीक है। और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या 5 का 3 गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कह रहा है कि इनका योग 71 है, इनका योग करिए 71 होना चाहिए। 6 5 11 की 1 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 71 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही है, 14 और 5। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भुजा दोस्तों दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों 64 आ गया। यहां पर दिया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, 64 लिखेंगे, बराबर आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। 64 बराबर हो जाए आयत का क्षेत्रफल। सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है?
लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर दोस्तों लंबाई 16 दिया है, 64 बराबर लिखेंगे 16 गुणे चौड़ाई। चौड़ाई आपको ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर लेंगे। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 64/16 हो जाएगा, पक्षांतर करके यहाँ भाग हो जाएगा 16 से। 16 चौका 64, 4 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। ये सभी सवाल आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए गए थे, निश्चित रूप से आप इसको सही करके आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। यह भी सवाल दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस करवाया गया था, पढ़ाया गया था, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। मानेंगे यहाँ पर माना के मान लेंगे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर के मान लेंगे, ठीक है। तो a बराबर मान क्या हो जाएगा 3 का k में गुणा हो जाएगा 3k हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा 4 का k में गुणा 4k हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा 7 का k में गुणा 7k हो जाएगा, ठीक है। अब मान रखिए इसमें a + b + c/c में मान रखिए a का मान क्या है 3k है, 3k लिखिए, प्लस b का मान क्या है 4k है, 4k लिखिए, प्लस c का मान 7k है, 7k लिखिए, बटा c का मान 7k, फिर से 7k लिखिए। चलिए इसको जोड़िए, 3 और 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 7 14, 14k हो गया, बटा 7 के नीचे है ही है पहले से ही, 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, के से के कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह भी प्रश्न दोस्तों आपको प्रैक्टिस करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 5 जनवरी 1991, 5 जनवरी 1991 को शनिवार दिया है, ठीक है। तो 5 जनवरी 1992 को क्या हो जाएगा दोस्तों शनिवार में एक जोड़ देंगे तो रविवार हो जाएगा। एक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एक साल में कुल 365 दिन होते हैं। 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, 1 × 36, 7 दूनी 14, एक विषम दिन होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक विषम दिन होगा तो शनिवार में एक जुड़ जाएगा तो रविवार हो जाएगा। तो 5 जनवरी 1992 को रविवार है। आपको बताना है 3 मार्च 1992 को, तो 5 जनवरी से 3 मार्च तक कितना दिन होगा। देखिए 5 जनवरी के बाद अभी कितना दिन बचा हुआ है जनवरी में, जनवरी में अभी आपका 26 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 26 5 31 होता है। और फरवरी में क्या बचेगा, फरवरी में देखिए 1992 दोस्तों ये लीप वर्ष है, 4 से आप भाग करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 3 19, 4 9 36, 3 39, 4 8 32, ये 4 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष है, इसलिए जो है लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मार्च में देखेंगे, मार्च में दोस्तों 3 मार्च तक बताना है तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़िए कितना हो रहा है 26 29 3, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका दोस्तों 58 आ जाएगा, ठीक है। अब 58 में कितने विषम दिन होंगे, 7 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 56 2 58, 2 आपका विषम दिन है, ठीक है। 2 आपका विषम दिन है तो क्या करेंगे, रविवार में 2 विषम दिन जोड़ लेंगे, तो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 3 मार्च 1992 को मंगलवार होगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हल कीजिए 1/3 की घात -3 -1/4 की घात -2 भागे 1/4 की घात -3। देखिए दोस्तों सब माइनस में है, इसको प्लस में बनाएंगे, घात माइनस में है, घात को प्लस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 जो है ये 3 की घात ऊपर चला जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 की घात -3 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, फिर माइनस 1/4 की घात -2 को 4 की घात +2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भाग का निशान है, भाग का निशान लगाएंगे, 1/4 की घात -3 को 4 की घात +3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 त्रिक 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 यहाँ पर हो जाएगा। 27 में से 16 घटाएंगे, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11 भागे 64 हो, 11/64 यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, 11/64। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, इसमें से कौन सी भुजाएं संभव हैं जो एक त्रिभुज की रचना कर सकती हैं। देखिए दोस्तों किसी त्रिभुज की रचना के लिए 2 छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, 2 छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो दोनों का योगफल करिए,
5.9 है और 4.6 है, इनको जोड़िए 9 6 15 दशमलव लगेगा, 5 4 9 1 10, 10.5 आया और ये 10.5 दोस्तों ये 6.5 से बड़ा है, इसलिए जो है एक त्रिभुज की रचना करेगा, इसलिए आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। √3, 3√4, 4√5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं, और 3√4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं, और 4√5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो घात है 1/2, 1/3, 1/4, इनके हरों का लासा लिया जाता है, तो लिखेंगे हरों का लासा लेने पर, हरों का लासा लेने पर लघुत्तम समापवर्तक 2 3 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, 12 होता है। तो सॉल्व करिए आगे, 3 की घात 1/2 और 4 की घात 1/3 और 5 की घात 1/4। देखिए दोस्तों जो लासा आया है इनकी घातों में गुणा हो जाता है, लासा का गुणे 12 कर देंगे, गुणे 12 और ये भी गुणा 12, 2 का 12 में भाग जाएगा, 2 छंग 12, और 3 का 12 में भाग जाएगा, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12। यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3 की घात 6 बचा, और यहाँ 4 की घात 4 बचा, और यहाँ 5 की घात 3 बचा। ठीक है, 3 की घात 6 का मान दोस्तों आपका 729 हो जाएगा, 4 की घात 4 का मान क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 5 की घात 3 का मान हो जाएगा 125। यहाँ पर आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी आपका 125 है, और यह किसका मान है, 4√5 का। ठीक है, 4√5 पहले लिखेंगे, और इससे बड़ा क्या है, 256 है, 256 ये किसका मान है, 3√4 का मान है, और इसके बाद 729 है, ये जो है √3 का मान है, √3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये कौन से विकल्प में है दोस्तों, यह आपका ये पहला विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ दिया है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। लिखेंगे पहले क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य का 3/2 है क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, इसमें 3/2 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पक्षांतर कर देंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा नीचे बराबर 3/2, ऐसे ही रहेगा। तो क्रय मूल्य का मान क्या है, 3 है, विक्रय मूल्य का मान 2 है। कोई चीज आप 3 में खरीद रहे हैं और 2 में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगा। कितने का हानि होगा, 1 रुपए का हानि होगा। तो प्रतिशत हानि आपको निकालना है, हानि या लाभ जो भी आए उसका प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे गुणे 100। ठीक है, भाग करिए 100 में, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हानि होगा। तो 33 सही 1/3% हानि, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों भाग देना है। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो यहाँ पर 12 से भाग देना है, 12 से आप भाग दीजिए, कितना आता है देखिए। 12 से आप पहले 12 में भाग करेंगे, 12 एकन्नम 12, ये आपका कट जाएगा, 1 उतार लेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा 12 से तो 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ पर 1 उतार लेंगे। अब क्या जाएगा, 12 8 96, 96 होता है, और 101 में 96 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 है, 2 उतर जाएगा नीचे, 52 बन जाएगा। 12 चौका 48 होता है, 48 हो जाएगा। 52 में 48 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। शेषफल आपका दोस्तों क्या है, 4 है। यही आपको बताना था शेषफल कितना आएगा, तो 4 आएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, आपको बताना है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से लगते हैं। क्या करना है आपको, इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 8 है, गुणे यहाँ 6 है, गुणे यहाँ 9 है, गुणे यहाँ 2 है। ठीक है, इनका आपस में गुणा करिए। 8 छंग 48, 48 का 48 में क्या करेंगे, 48 में 8 ले लेंगे इकाई का अंक। ठीक है, इस 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 72, 72 का जो है 2 ले लेंगे इकाई का अंक, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, आपका 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या करना था, केवल इकाई के अंकों का गुणा करना था और लास्ट में इकाई का अंक आपको ले लेना है। सिंपल, आपका यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, माध्य पहले निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य यहाँ पर दिया है, इसके आधार पर यहाँ पर x का मान निकालेंगे। माध्य बराबर होगा दोस्तों कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो कुल पदों का योग क्या है, यहाँ पर देखिए माध्य दिया है 4.5, 4.5 लिखेंगे। कुल पदों का योग करेंगे 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2। ठीक है, ये मान यहाँ पर दिया है और बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करेंगे। ठीक है, अब जोड़ लीजिए। इस 10 का दोस्तों 4.5 में गुणा होगा तो ये 45 बन जाएगा। 45 बराबर जोड़ लेंगे यहाँ पर 5 7 7 8, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और बीच में प्लस x है तो प्लस x लिख देंगे। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको जोड़ लीजिए। 42 + x हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 में 42 माइनस हो जाएगा, 45 - 42 बराबर 3 आपका मान आ जाएगा। x बराबर 3 आपका मान यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, आपको जो है माध्यांक निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद माध्यांक निकालेंगे। तो लिखिए पहले आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है 2 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 है 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x का मान 3 आया है तो इसके स्थान पे 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3 के बाद फिर से 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 है 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 2 बार 5 है 2 बार 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 6 नहीं है, 7 2 बार है, 7 को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 8 है 8 लिखेंगे। ये पूरा 10 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है या मध्यांक निकालना है। तो मध्यांक बराबर क्या होगा दोस्तों, मध्यांक क्या होता है, बीच का अंक होता है। ठीक है, बीच का अंक क्या है, देखिए यहाँ पर 4 अंक ये है, 4 अंक ये है, बीच का अंक आपका 4 और 5 2 है। तो क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर देंगे। मध्यांक बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे मध्यांक बराबर 4 + 5 बटा 2, 5 4 9, 9 बटा 2 बराबर 4.5 आपका यहाँ पर मध्यांक आ गया। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग प्रश्न को देख लीजिए और अपने आंसर को आप लोग ध्यान से मिला लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है किसे दिया जाता है, लाप्लास को, गाउस को, आर्य फिशर, न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय दोस्तों आर्य फिशर है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्त के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्त में माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रंगीन सतह वाले घनों की संख्या ज्ञात करनी है। आप लिखेंगे रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 5 - 2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 6, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 3 तिहाई 9, 9 छक 54, 54 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है, बहुभुज लिखेंगे, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल सूत्र होता है n-2 गुणे 180। इस सूत्र को याद रखिएगा। इस प्रकार का सवाल दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ाया गया था इस चैनल पर और वही सेम सवाल आया हुआ है, तो जरूर आप इसको सही करके आए होंगे। n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या है। पंचभुज दिया है, पंचभुज का मतलब 5 भुजा, तो n के स्थान पे लिखेंगे 5 - 2
गुणे 180, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 गुणे 180, 18 त्रिक 54, 540 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपको बताया गया था, आप जरूर इसको सही करके आए होंगे। आप लोग कमेंट में बताइए क्या यह सवाल पढ़ाया गया था या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? माना खंभे की पूरी माप क्या है? माना खंभे की पूरी माप यक्स है, ठीक है, यक्स मानेंगे। और यहाँ पर दिया है खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में है, तो कीचड़ वाला भाग लिखेंगे। कीचड़ वाला भाग क्या हो जाएगा? 4/7 भाग कीचड़ में है तो यक्स है, तो यक्स का 4/7 4x/7 हो जाएगा, ठीक है। 4x/7 भाग क्या है? कीचड़ में है। आगे लिखा है धसे हुए का 1/3 भाग, जो कीचड़ वाला भाग है, ये जो 4x/7 धसा है, इसका 1/3 बाहर निकाला जाता है, तो इसका 1/3 क्या होगा? इसका 1/3 करिए, 1/3 बराबर 4x/7 त्रिक 21, मतलब 4x/21 भाग बाहर खींचा जाता है तो भी 8 मीटर का खंभा अभी कीचड़ में है। तो क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे 4x/7 माइनस 4x/21 लिखेंगे बराबर 8 मीटर। यहाँ पर दोस्तों 21 एलसीएम ले लेंगे, 7 त्रिक 21, 3 का 4 में गुणा, 3 चौक 12x हो गया, माइनस 4x हो जाएगा और बराबर 8 है। 12x में 4x घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 8x/21 बराबर 8, और 8x बराबर 8 गुणे 21 और x बराबर 8 गुणे 21/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 21 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 21 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 21 मीटर। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो चलिए लिखिए ए प्लस बी बराबर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और बी प्लस सी, बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और सी और ए, सी प्लस ए बराबर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो दोस्तों इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 लिखेंगे, ठीक है। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 12 का 60 में भाग करेंगे, 12 पंचे 60, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 हो गया। बी प्लस सी की कार्य क्षमता 15 चौका 60, तो 4 लिखेंगे। सी प्लस ए की कार्य क्षमता 20 तिहाई 60, तो 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12 हो गया, और इसको जोड़ लेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 का 12 में भाग 6 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का कार्य क्षमता क्या है? 6 है। लेकिन आपको निकालना क्या है दोस्तों? आपको निकालना है केवल ए की कार्य क्षमता निकालना है, और उसके बाद बताना है ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी? ए लिखेंगे प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 लिखेंगे बराबर 6। ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 में 4 माइनस होगा, 2 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता दोस्तों 2 आया है, ठीक है। आपको बताना है ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो पूरा काम 60 है और इसकी क्षमता 2 है, तो यह कितने दिनों में करेगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 60 में हम 2 से भाग कर देंगे, बराबर 30 दिनों में करेगा। यहाँ पर 30 दिन आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक क्या है? देखिए दोस्तों, भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का लघुत्तम समापवर्तक। मतलब अंशों का मासा निकालना है और हरों का लासा निकालना है। अंश यहाँ पर क्या है? अंश है दोस्तों 14, 42 और 21, बटा हर क्या है? हर है दोस्तों 33, 55 और 22। अब क्या करेंगे? 14, 42, 21 का मासा क्या हो जाएगा? इनका मासा दोस्तों 7 हो जाएगा। मासा क्या होता है दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट सके। तो 7 जो है, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 कट जाएगा और 7 त्रिक 21 कट जाएगा। इसलिए जो है इनका मासा 7 हो गया, बटा हरों का लासा। इनका लासा आप कैसे निकालेंगे?
चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 33, 55 और 22, इनका लासा निकालेंगे। चलिए निकालिए, 2 से पहले काटिए। 33 नहीं कटेगा, ऐसे उतर जाएगा। 55 भी नहीं कटेगा, 22 कट जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 11 3 33 होता है। 55 नहीं कटेगा और 11 भी नहीं कटेगा। आगे भी अब 5 से कटेगा, 11 ऐसे उतर जाएगा। 11 5 55, 11 आ जाएगा और 11 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11। यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 5 30, 30 का जो है 11 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33, 330 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लासा बराबर क्या हुआ, 33, 55, 22 का लासा 330 आया और 14, 42, 21 का मासा 7 आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7/330। 7/330 आपका यहाँ पर आंसर है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या है। देखिए दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या लिखेंगे, 7 + 2√10, 7 + 2√10 लिखेंगे। दोस्तों यह किसका संक्षिप्त रूप है, यह a + b का होल स्क्वायर का संक्षिप्त रूप है। कैसे अभी दिखा रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों 7 + 2√10 के स्थान पे हम लिख सकते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट है, पहले से वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कैसे होता है, √5 + √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 आ जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, और प्लस 2ab होता है इंटू 5 × √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, प्लस 2 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10, 7 + 2√10 यही मान आ गया। तो इसका मतलब इसके स्थान पर दोस्तों √5 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √5 + √2 इसका वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही है, पहला ऑप्शन सही है, √2 + √5। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों 99 का गुणनखंड क्या होगा, 9 × 11 9 99 होता है। इसका मतलब यह है कि जो संख्या 9 से और 11 से कटेगी वह पूरी संख्या 99 से भी कटेगी। तो यहाँ पर आपका कौन सी संख्या कटेगी, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कैसे कटेगी, देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है, 9 से विभाजिता का नियम है दोस्तों, यदि पूरी संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ जोड़िए, 1 1 2, 2 4 6, 3 9, 4 13, 13 5 18, 18 दोस्तों 9 दूनी 18 से कट जाएगा, इसका मतलब यह 9 से कट रहा है। 11 से कटने का नियम है दोस्तों, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो रहा है तो वह संख्या 11 से कटेगी, और यदि 11 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो सम स्थानों के अंकों का योग इनका करिए। सम स्थान कौन कौन से हैं, 1 और 3 और 5, 3 1 4, 4 5 9, 9 हो गया, और माइनस लिखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग 1 + 4 + 4, तो 4 1 5 4 9, 9 ये भी हो गया, 9 - 9 = 0। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पाई क्या है, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्णांक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।